Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Bhandari. I welcome you all to the particular subject which is called as Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence. जैसे कि आप जानते हैं, this is the paper number 4 in the module number 2nd. So module 2nd में obviously we have 3 papers. One is resolution of corporate dispute, then we have this, and then corporate restructuring. जब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप इस समय ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, इससे पहले विच इज दिस विल बी द 8th सब्जेक्ट जो मेरा रेडी हो जाएगा। जब आप ये देख रहे हैं, जब मैंने ये स्टार्ट किया है, 7 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 9 पेपर्स दैट वी हैव इन सीएस प्रोफेशनल, 9 में से 7 पेपर्स मेरे 100% रेडी हैं एंड अपडेटेड हैं। जितने भी आज तक अपडेट्स आए हैं, जब आप ये देख रहे हैं, दे आर 100% अपडेटेड एंड पूरी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि उसको मैं 100% अपडेटेड ही रखूं। तो अब ये 8th सब्जेक्ट में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस विल बी द लास्ट सब्जेक्ट फॉर मी इन सीएस प्रोफेशनल बिकॉज उसके बाद आई विल हैव ओनली एंड ओनली अमेंडमेंट्स टू कंप्लीट बिकॉज मेरे सारे सब्जेक्ट्स अब इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा देखते हैं आज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। सो जैसे कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट का नाम सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। नाउ जो कंप्लायंस मैनेजमेंट का पार्ट है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, व्हाइल सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस इज ऑफ 60 मार्क्स। नाउ ये जो मार्क्स का डिमार्केशन है जो मैंने आपके सामने रखा है, दिस इज ओनली एज पर आईसीएसआई। ये जरूरी नहीं है कि 40 का ही वो कंप्लायंस पूछे। बहुत बार देखा गया है कि थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, बट दिस इज अ डिमार्केशन एज पर दी आईसीएसआई गाइडलाइंस। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ये जो पेपर है, एक तरीके से जो आप देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि विद द शांतनु भंडारी क्लासेस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग दिस वन, the notes will be strictly in line with ICSI guidelines, ICSI modules. तो अमेंडमेंट जो होंगे वो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली ऐड करे जाएंगे, बट द नोट्स विल स्ट्रिक्टली बी एज पर द आईसीएसआई गाइडलाइंस और द मॉड्यूल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए, बिकॉज ये मॉड्यूल से ही बनाए जाते हैं, मैं खुद इन नोट्स को बनाता हूँ बिकॉज ये काम हम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। बिकॉज आई नो, बिकॉज जब मैं इस नोट्स को बनाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें कंसिडर करता हूँ, इंक्लूडिंग द स्कैनर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑब्वियसली द मॉड्यूल। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कंटेंट रखा है, विच मींस कि अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया तो आपका मॉड्यूल ऑटोमेटिकली जो है वो कवर हो जाएगा। तो अब इसके बारे में आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, विच इज कॉल्ड एज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज द पार्ट नंबर 1st। और अब जब मैं इसके बारे में स्टार्ट करता हूँ, जिन लोगों ने पहले मेरे 7 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट देखा है, वो ये समझेंगे ये बात मानेंगे कि जब मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, इट इज लाइक सबसे पहले मैं उस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपके सामने रखता हूँ कि व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट, बिकॉज उसके बाद तो हमें डिटेल में बात करनी ही है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, सो आई सपोज देखिए, जब कंपनी सेक्रेटरी का रोल के बारे में बात करी जाती है, तो बहुत बार कंप्लायंस में से कहूँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। चाहे वो एक पीसीएस के तरीके से काम करे, विच इज द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अपनी फर्म खोल के, या वो किसी कंपनी के साथ काम करे। कंप्लायंस अगर इन जनरल भी कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछते हैं जवाब सवाल के दौरान, तो यही होता है कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको जानना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर एक तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करना, और फिर इवेलुएट करना कि भाई जो हुआ है वो सही है या नहीं है सही। अब कहने के लिए देखिए, जीएसटी भी एक तरीके का ऐसा डोमेन है जहां पे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट एंड एवरीथिंग। तो अब बहुत बार हम ये देखते हैं कि समय समय के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बदलती रहती है। जो पहले वाले थे उन्हें हटा के नए आ गए, या जो ऑलरेडी थे उन्हीं में कुछ चेंजेस आ गए। तो आई थिंक कंप्लायंस इज दैट प्रोसेस विच इज डायनामिक। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार समझ लिया तो इट इज लाइक मैं उसी को फॉलो करता रहा हूँ। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको हर समय रिव्यू करते रहें, बिकॉज जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फॉर श्योर हम घर के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंडस्ट्री एज सच। तो अब क्या है कि बिजनेस आजकल इस एनवायरनमेंट में काम करता है कि जहाँ पे कुछ भी होता है तो बिजनेस को इफेक्ट होता है।
तो आप देखिए कि इस बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जब भी कोई बड़ी चीज हो जाती है, आप देखिए कि मैं ऐसे कहूँ कि जैसे गवर्नमेंट है उसकी कोई डिसीजंस लिए जाते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने इस तरीके से रखता हूँ। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कहा कि वो हर छोटे से छोटे गांव में जाके सैनिटेशन की जो फैसिलिटी है उसको इनहेंस करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे इन लाइन विद द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत, है ना। अब उससे हुआ क्या, कहा सिर्फ इतना सा था, बट इससे हुआ क्या कि जब ये सैनिटेशन और वॉशरूम की फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो फॉर श्योर आपको क्या चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, आपको ईंटें चाहिए होंगी और बहुत सारे और ऐसी चीजें चाहिए होंगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसके 2 या 3 दिन में देखा कॉन्टिन्यूसली स्टॉक मार्केट में, अगर आपने कभी देखा हो ये चीज, कि इन कंपनी के जो शेयर्स थे, जैसे जो टाइल्स बनाती हैं, जो पेंट्स का काम करती हैं, सीमेंट्स का काम करती हैं, उनके शेयर्स एकदम से ऊपर चढ़ गए या फिर इंक्रीज हो गए, उनके प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए। तो आई थिंक ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग आज ग्लोबली काम कर रहे हैं जहां पे भले हमारी इंडस्ट्री में हमने कुछ नहीं किया, बट एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसकी वजह से चीजें जो है वो फर्क आ गई। ये पॉजिटिव साइड था, इस तरीके से बहुत बार नेगेटिव साइड भी हमारे सामने आती है। सो कंप्लायंस इज नथिंग बट द रूल्स एंड द रेगुलेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, एक इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, और वो उसको कंप्लाई करने हैं। और दूसरी चीज ये है कि कंप्लाई करना इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज लाइक अ प्रोसेस जो आपको हर समय रिव्यू, जैसे कि मैंने कहा, करते रहना है। कोई चीज शायद 6 महीने पहले सही थी बट आज वो चीज आउटडेटेड हो चुकी है। सो कंप्लायंस में सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, बट जैसे कि मैंने कुछ देर पहले वर्ड यूज किया, रिव्यू है, उसको बार बार देखना कि क्या वो आज के हिसाब से अपडेटेड है। और जब हम ऐसी किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम जब डिटेल में जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमें कंप्लायंस के प्लान्स चाहिए होंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में हमें ध्यान देना होगा, टीम वर्क की यहाँ पे जरूरत होगी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक ऐसे इंसान की जरूरत होगी जिसपे हम देख सके, जो हमारी हेल्प कर सके। वो हमारे लिए ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी होगा, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज ओनली वन ऑफ द पर्सन, मैं ऐसे कहूँ, अपार्ट फ्रॉम द लीगल एडवाइजर्स, जो कि एलएलपी के तौर पे भी आप कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं डिटेल की, डॉक्टर तो फिजिशियंस भी होते हैं बट स्पेशलिस्ट की बात अलग ही होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज अ स्पेशलिस्ट एक्चुअली। उनकी जब हम बात करते हैं तो दे हैव अ डिटेल द गाइडलाइंस ऑफ द नॉलेज की किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। सो सारी की सारी जो गाइडलाइंस आएंगी वो सीएस की तरफ से आएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो नीचे या लोअर डिपार्टमेंट्स में लोग होंगे वो उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करेंगे। अदर देन दैट, इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि रिस्क एक इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे ऐसा लगता है रिस्क के बारे में आपने इससे पहले भी जरूर कहीं ना कहीं बात सुनी होगी, क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज है जो इंसान के साथ, या नॉट ओनली इंसान, आई वुड से सबके साथ रहा है। अब आप देखिए कि घर पे इंश्योरेंस के बारे में हम बात करते हैं, बहुत बार टीवी पे ऐड आता है कि इंश्योरेंस कराया गया, इंश्योरेंस कराया गया। सुना होगा कि आपके बाद आपकी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा, होता है ना, जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के लोग स्लोगन्स होते हैं उनके। अब देखिए रिस्क हर जगह है। अब कंप्लायंस आप करते हैं, पूरा नहीं किया, एक तो है कि नहीं किया तो रिस्क है ही है, किया बट सही से नहीं किया, अपडेटेड नहीं किया, टाइमली नहीं किया, तो आई थिंक रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमें एसेस करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड कि ये रिस्क जो है वो किस लेवल का है, क्या ये हाई रिस्क है या मीडियम है या लो रिस्क है। ऑन दी अदर हैंड ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या यह रिस्क कंट्रोलेबल है या नहीं है। अब देखिए, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के तौर पर अगर मैं आपको बात समझाऊं, इंसान को ये डर लगा रहता है बहुत बार कि कुछ हो ना जाए या कुछ ऐसा, तो वो इंश्योरेंस ले लेता है। तो इंश्योरेंस से क्या होता है, क्या कोई भी ऐसा इंश्योरेंस है जो आप, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा इंश्योरेंस है जो ये कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अगर आपने इंश्योरेंस प्लान लिया तो वो बंदा वापस आ जाएगा, या फिर कि भाई ये मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर आप ये वाला इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपका कभी भी किसी भी तरीके से आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्या ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो। तो रिस्क का भी एक एक्सटेंट है जहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक्सटर्नल से आएंगी। आपने शायद सुना हो, एक चीज होती है पास्टल करके। पास्टल और कुछ नहीं है, दिस हैज अ फुल फॉर्म, एवरी वर्ड हैज अ फुल फॉर्म, व्हिच इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट। जितनी भी छह चीजें मैंने यहाँ पे बोली, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, नहीं हो सकता। किसकी गवर्नमेंट आएगी, इकोनॉमी में क्या चलेगा, इकोनॉमी भी आजकल आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट यूएस का गिर गया तो इंडिया का ऑटोमेटिकली गिर गया, इंडिया का अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है तो यूएस का स्टॉक मार्केट अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक उस बेसिस पे टेक्नोलॉजी, सोशल,
आप बताइए, टेक्नोलॉजी के तौर पे मतलब कहना मुश्किल है कि जो चीज हम आज यूज कर रहे हैं वो 5 साल के बाद कोई पूछेगा भी या नहीं पूछेगा। 5 साल के बहुत ज्यादा समय, 2 या 3 साल के बाद आजकल टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। और टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। आप कहीं हैं, मैं कहीं हूँ, बट स्टिल वी बीन डीलिंग विद ईच अदर, वी बीन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से तो हुआ है। आई थिंक ये सारा का सारा बिजनेस को भी समझना होगा और उसके बेसिस पे कदम उठाने पड़ेंगे, तभी फ्रेमवर्क का मतलब है कंप्लीट सेट। चाहे किसी भी लॉ को हो, किसी भी रेगुलेशन का हो, कंप्लायंस से यही मत निकालिए, कंपनी से यही मतलब मत निकालिए कि वो कंपनीज एक्ट ही है। वो कितने सारे लॉज जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे भी आप देखिए इसी ग्रुप में आप जब ये देख रहे हैं फॉर श्योर, तो आपको सीआर के बारे में भी पता ही होगा। इन दैट केस आपने इंसॉल्वेंसी के बारे में भी जरूर सुना होगा। अब इंसॉल्वेंसी कहने के लिए आईपीसी है, बट वहां पे आप देखिए कितनी सारी बात करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, बिकॉज मैं आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहता, बट आपको बताना चाहता हूँ कि कितने सारे कंप्लायंसेस हैं। वहां पे देखिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने सीआर, हमारा तो 100% कंप्लीटेड है एकदम, 26 चैप्टर है अगर इस समय, तो 26 के 26 कंप्लीटेड है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और जितना वाइडेस्ट कवरेज मेरी क्लासेस में उतना कहीं है नहीं। वहां पे आप देखिए, आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में शायद कि वी डू हैव वेरियस थिंग्स इन इंसॉल्वेंसी, जिसके बारे में बात करेंगे एज एन टॉपिक अप्रोचेस। तो आइए बात करनी स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। जितनी बातें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है एग्जैक्टली 100%, अभी नीचे जब डिटेल में हम जाएंगे, अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे चैप्टर्स के, सारी चीजें वहां पे कवर है। सो आप देखते जाइएगा। और ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है इसको बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है, एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, तो इसीलिए आपको लग रहा हो कि सर बता रहे हैं और बताते ही जा रहे हैं, बट ये मेरी एक्सप्लेनेशन नीचे बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान से आपने सुनना है। बिकॉज प्रोफेशनल के पेपर में बुक से ज्यादा कंसेप्ट पे हमें ध्यान देना है, चीजों को समझना है, रटना नहीं है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस और कुछ नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करना है। इसके बारे में बात करते हैं। आइए इंट्रोडक्शन के तौर पर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे मैंने एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। मैंने लिखा है अबाउट C+M व्हिच इज कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑफ CCM। CCM मतलब कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने कहा, जब कंप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि घर में क्या कंप्लायंस है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी। तो इन दैट सेंस अगर हम बात करें तो कंप्लायंस मैनेजमेंट लिखा है फ्रेमवर्क टू मेंटेन बिल्ड कम्युनिटी कॉन्फिडेंस। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप कंप्लायंस करते हैं, मतलब आपकी जो कंपनी है जिसके लिए आप काम करते हैं, अगर वो कंपनी कंप्लायंस करती है, तो क्या जो कम्युनिटी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उसका कॉन्फिडेंस उस कंपनी पे नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली तो बढ़ेगा तो है ही। उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो ये, अगर कंपनी लिस्टेड है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, जो बैंकर्स हैं वो इजीली लोन देंगे, या कभी आप इन फ्यूचर कोई नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो ऑब्वियसली वो इजीली ज्यादा जो आईबॉल्स हैं, व्हिच इज इन द सेंस लोगों की अटेंशन जो है वो जल्दी ग्रैब करेंगे। सो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आज आपने किया तो कल आपको, बहुत बार हम देखिए मेहनत करते हैं, मुझे लगता है मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिवॉर्ड मुझे कल मिल जाए, या शायद हो सके तो आज ही अभी मिल जाए। इट इज नॉट लाइक दैट। कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बनाने में इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, और कंप्लायंस मैनेजमेंट उसका सबसे अच्छा रास्ता है। बिकॉज इससे अगर कुछ हो या ना हो, एक तो चीज जरूर है कि आप अननेसेसरी चीजों से दूर रहेंगे। अननेसेसरी मतलब क्या? गवर्नमेंट के फालतू के जो नोटिस आपको आएंगे अगर आप नहीं कंप्लायंस करेंगे, उनसे आप दूर रहेंगे, अपनी कंपनी की रेपुटेशन मेंटेन करेंगे। और होगा क्या इससे कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, आप उन एरियाज पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे जो आपकी अटेंशन डिजर्व करते हैं। तो लिखा है कि a framework to maintain and build community confidence to ensure we meet agreed standard of ethics, behavior and responsibility. Ethics क्या होता है? Ethics is like the rules and regulation, the code of conduct. तो जिस भी तरीके से वो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर, मैं ऐसे कह दूं, अगर कॉर्पोरेट कल्चर को हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि हमें एक गुड कंप्लायंस कंपनी बनना है, सो आई थिंक एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और जिसके आफ्टर इफेक्ट्स मैंने आपको बताया कि रेपुटेशन बिल्डिंग एंड ऑल, वो इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टू इंश्योर इफेक्टिव अप्रोच टू कंप्लायंस, द पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। They should review the effectiveness of the compliance management system at periodical intervals to ensure that it remains updated and relevant. अब देखिए यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है, और उनके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। I'm sure हम ये बात जानते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बात करते हैं, नो मैटर कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, लिस्टेड है नहीं है वो कंपनी लिस्टेड, तो 3 लेवल्स तो उसमें
डिवाइड करे ही जाते हैं, जो आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा कभी, जब आपने मैनेजमेंट तो उसमें सुना होगा। वन इज कॉल्ड एज द टॉप लेवल, द अदर इज कॉल्ड एज द मिडिल लेवल, व्हाइल द लोअर और द लास्ट इज कॉल्ड एज द लोअर लेवल। ये जो टॉप लेवल है दैट कंप्राइज ऑफ जनरली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाइल दिस कंप्राइज ऑफ जनरली द मैनेजर्स और द सीनियर मैनेजर्स, एंड दिस कंप्राइज ऑफ द लोअर स्टाफ, जिसके अंदर आपके जो एग्जीक्यूशन करेंगे, जो वर्कर्स हैं, जो डे टू डे एक तरीके से काम करेंगे, फील्ड में जाके एग्जीक्यूशन ऑपरेशन जो करेंगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो लोअर लेवल्स पे आते हैं। अब अगर यहां से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डर्स नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली मैनेजर नीचे ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो कंप्लायंस कहना कि हमें करना है या मेरी कंपनी कंप्लायंस बन जाए अच्छा है, ये एक बात है, और उसको एग्जीक्यूट करना वो दूसरी है। और जो एग्जीक्यूशन का सबसे पहला स्टेप है वो शुरुआत होगा सीनियर मैनेजमेंट से, बिकॉज वही एक तरीके से गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से करना है या क्यों क्या प्रोसेस ऑप्ट करना है जिससे कि हमें बेटर कंप्लायंस मिल सके। The compliance program consists of the policies and the procedure which guide in adherence of the applicable laws and regulation, whereas compliance audit is independent testing of the level of compliance। अब देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि compliance को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चीजों का या लॉ के बारे में पहले समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, फिर इम्प्लीमेंट करना और फिर रिव्यू करना, वो बहुत जरूरी है। तो यही चीज यहाँ पे भी कही गई है कि एक तो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को एडेयर करें, विच इज फॉलो करें, जो लिखा है ना, विच गाइड्स एंड एडेयरेंस मींस फॉलो करना, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। और इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। और ऑडिट किस बात का होगा, ये चेक करने के लिए कि जो लेवल ऑफ कंप्लायंस है, जो सोच के हमने कंप्लायंस किए थे कि भाई ये रिपोर्ट्स मैंने फाइल कर दी हैं, तो क्या वो सच में फाइल हो गई हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, या लेट्स से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करनी है कैसे भी हो। अगर आप ये सोच के कंप्लायंस करते हैं तो फिर वो कंप्लायंस की जो डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हो, जितना डीप डाउन उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे हम कहीं दूर रहेंगे। तो हमारी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मुझे सारे कंप्लायंस फुलफिल करने हैं। जबकि बिजनेसमैन जो एक ट्रेडिशनल लाइफ में आप देखते हैं, उसको लगता है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी, अगर मैं आपके बारे में बात करूं, बिकॉज बहुत बार हम लोग ये कहते हैं, शायद सुनते हैं, आपस में बात करते हैं कि जो CS है यार, पता नहीं उसका स्कोप कम होता जा रहा है। सुना होगा आपने भी फॉर श्योर ये बात। में देखिए, सिर्फ वो भी प्रोफेशनल का ये आखिरी सब्जेक्ट है, और मैं आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में डिक्लेयर कर चुका हूँ कि नाउ आई विल बी एंटरिंग इनटू एग्जीक्यूटिव एज वेल, क्योंकि सारे हो गए सब्जेक्ट्स ना प्रोफेशनल के, तो उनपे मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा। आप बड़े मैच्योर लोग हैं, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसका आंसर देना चाहता हूँ और एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये बात हमने जरूर सुनी होगी। अब देखिए, इसका एक लॉजिक भी है जो ऐसा कहा जाता है, वो ये कि बहुत बार हमें से ज्यादा लोगों का जो फोकस है, जैसे मैंने कुछ देर पहले पॉइंट आउट भी किया, वो इस पे है कि कंपनी बना लें या डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लें, शेयर्स कर लें, स्पेशल रेजोल्यूशन से नाम वगैरह चेंज, मतलब कंपनीज एक्ट की तरफ हम ज्यादा इंक्लाइंड है। मैं अभी कुछ दिन पहले जब अपना CR खत्म किया है, उसके बाद अब मैंने ये स्टार्ट किया है, तो वहां पे आप देखिए दो उसके मॉड्यूल्स हमने दोनों कवर किए हैं, और मेरे नोट्स जो है उसके, उसमें भी आपको पता चलेगा ये बात। हमने अलग अलग जो IBPI वहां पे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उस तौर पे जो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, बिकॉज इंसॉल्वेंसी इज अ वेरी वेरी बिग एरिया एंड वेरी न्यू एरिया एंड वेरी गुड एरिया टू एंटर राइट नाउ। तो जैसे ही मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका CS कंप्लीट हो जाए। अगर आप जॉब में जाने का सोच रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो ICSI के साथ आप, क्योंकि ICSI रजिस्टर्ड है विद IBPI, तो उनके साथ आप एग्जाम दें। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स का कंटेंट भी मैंने उस क्लासेस में डिस्कस किया था, बट बहुत सिमिलर है जो आप पढ़ते हैं, एंड आई थिंक इट विल बी अ बिग थिंग फॉर यू, बिकॉज ऑफ द रीजन आप बहुत सारी जो आप कहते हैं ना कि स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख के अगर आप कहेंगे तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ ये चीज। बाकी मैं कह रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है कि आपके पास समय नहीं होगा चीजों का, यू विल नॉट हैव टाइम टू काउंट मनी। मैं ऐसे कहता हूँ तो गलत नहीं होगा। वो आपका जवाब ये हो सकता है कि सर अगर सच में ऐसा है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, जवाब हो सकता है आपका ये। तो देखिए, इसका ये है प्रोसेस कि मैंने अभी आपको बोला कुछ सेकंड्स पहले कि इसका एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो आई ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशन, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं डेफिनेटली अपने आप को एनरोल कराऊंगा IBPI के साथ, क्योंकि एग्जाम पहले होता है, फिर पास होने के बाद एनरोलमेंट होता है, और उसके बाद मैं इस एरिया में काम शुरू करूंगा। तो आई थिंक फॉर यू ऑल्सो इट इज वेरी गुड एरिया। और यही यहाँ पे कहा गया कि ये मत सोचिए कि बस मैंने लॉ फुलफिल करना है, वो सच में हुआ है नहीं हुआ है,
उसके बारे में भी हमें जानना होगा। सो इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस जो मैं आपसे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इट इज लाइक कि आपको देखना होगा वो चीज सही से एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, सो आई एम गोइंग रियली स्लो बिकॉज ऑफ द रीजन ये एक जर्नल थॉट के ऊपर भी हम बात और सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे या आगे बढ़ेंगे, जो नॉर्मल कंटेंट है उसी के ऊपर हमारी ज्यादा बात होगी। इसका मतलब किसी ने ये नहीं निकालना कि मैं शॉर्टकट बताऊंगा या मैं टॉपिक्स छोड़ दूंगा, नहीं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो समझाने का तरीका है वो इसके अलावा भी हमारी बातचीत हो रही है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो समझने में भी आई थिंक आपको भी का प्रोफेशनल स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। बट इन द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा हम स्लो अप्रोच यहाँ पे रख रहे हैं बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल कम टू नो। ऐसे ही मैंने 7 subjects complete नहीं किया, so trust me on that. Okay, so corporate compliance management involves a full process of research and analysis as well as investigation and evaluation. Company secretary with the core competence in compliance and corporate governance play a crucial role in the corporate compliance management. So company secretary with core competence in compliance play a crucial means important role because company secretary के बगैर कंपनी चल नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कहने की बातें हैं, दुनिया में आप देखिए या जब मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, सीनियर से पूछता हूँ, वो तो कहते हैं ऐसे है वैसे है, कुछ भी वो कह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये एक साइड ऑफ स्टोरी। अब आपने उनकी बात सुनी है तो मेरी भी तो सुनेंगे। अगर आपने अपना मन यही बना लिया कि नहीं यार मैं तो नेगेटिव ही रहने वाला हूँ या मैं ऐसी ही बात सुनूंगा, तो फिर आपकी मर्जी है। बट ये ध्यान रखिए कि ये अपने आप में बेस्ट प्रोफेशन है। अगर कमी है किसी चीज की तो वो इस बात की है कि हम में से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी इज ओनली एंड ओनली 100% डाइवर्टेड टू कंपनी लॉ, जबकि ऐसा नहीं है। फेमा के बारे में कभी बात नहीं करते हम लोग, इंसॉल्वेंसी मैंने बताया उसके बारे में बात नहीं होती कभी भी। ये सारे ऐसे नए एरियाज हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि नए एरियाज हैं जिसमें हम जा सकते हैं। बट क्योंकि उनके अंदर कम लोग हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों का डिस्कशन खुद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो बहुत लोग मेहनत से पीछे हटते हैं। बात सर ऐसी है, ठीक है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तौर पे अगर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क हमें डिजाइन करना हो तो देखिए सबसे अच्छा जो तरीका है, आप यहाँ पे 2 फोटो देख सकते हैं, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इनके पास किसी डेटा की कमी है, बट द वे दे आर हैंडलिंग द डेटा आप देख सकते हैं कि जो उठा रहा है वो भी नहीं है, दिख नहीं रहा कि कौन है क्या है। जिस तरीके से डेटा यहाँ पे लिया है एंड जिस तरीके से यहाँ पे डेटा लिया है, कोई फाइल्स नहीं है, ये एक ही चीज है। मतलब जितना वर्क इधर है ऑन द राइट साइड उतना ही यहाँ पे भी है, बट द वे इज हाउ यू ऑर्गेनाइज थिंग्स। अगर आप ऑर्गेनाइज सही से करेंगे, यूजर फ्रेंडली तरीके से करेंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी और आपको खुद इंटरेस्ट आएगा कि भाई कौन सी फाइल में कहाँ कौन सा पेपर पड़ा। अगर मुझे पता है तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा और आगे का काम भी इजी होगा। अभी एक ही पेपर को ढूंढने में पूरा दिन निकल गया, वो मिला भी नहीं या ज्यादातर समय निकल गया, तो वो जो एक प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जेपरडाइज हो गया। वहीं से उसकी शुरुआत जो थी वो सही नहीं हुई और वो हमारे हाथ में था, हम कर सकते थे सही, बट वही बात है कि हमने शायद उस चीज को प्रॉपर प्लान से नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर कार्ड। तो 3 प्रोसेस में कॉर्पोरेट कंप्लायंस जो है वो डिवाइडेड है। एक जो है वो है कंप्लायंस का चार्ट बनाना, फिर कंप्लायंस की एडवाइजरी और फिर है कंप्लायंस के स्कोर कार्ड। इन सभी के बारे में एक एक करके बात होगी, बट पहले कंप्लायंस चार्ट के बारे में आइए बात करते हैं। ठीक है, compliance chart is a vital part of the framework. The chart provides an overview of the applicable local, state, central, international laws and regulations standard related to business operation. The compliance chart helps business in meeting its compliance obligation towards customers, regulators, shareholders, employees, because it provides a centralized compliance information of the company in the single chart. देखिए जब हमसे कोई कहता है ना कि कंप्लायंस का काम करना है, बहुत जगह कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं तो बहुत जगह चार्टर्ड सेक्रेटरी कहते हैं और बाहर की कुछ कंट्रीज में कंप्लायंस ऑफिसर भी कंपनी सेक्रेटरी का दूसरा नाम है। ये जो वर्ड है ना कंप्लायंस, ये बहुत हमारी सोच जितनी है ना उससे कहीं बड़ा वर्ड है। कहने की ये एक वर्ड है, बट कंप्लायंस इज लाइक सारे लॉज। अब लॉज भी बड़ा जेनरिक वर्ड होगा, समझते हैं, जेनरिक एंड स्पेसिफिक, तो ये बड़ा जेनरिक है। कौन से लॉज आप कहते हैं? सारे लॉज। ये लॉ ऑफ लैंड, अब लॉ ऑफ लैंड के अंदर तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज भी आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी आएंगे, कुछ लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी और उनके भी लॉज कहीं ना कहीं आएंगे। तो जब आप लॉ के बारे में बात करते हैं तो वो एक ऐसा एरिया है। अब आप खुद ही देखिए कि आपने लॉज के बारे में जब हम बात करते हैं, जब से आप CS में एडमिशन लेके आए तब से आज तक आप कुछ ना कुछ नया ही पढ़ रहे हैं।
जितना आपने पढ़ा है ये भी आप शायद जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा भी पढ़ना बाकी है अगर लॉ के तौर पर हम बात करें। तो ये भी वैसे ही है। उन्होंने बोला सबसे पहले आपको एक कंप्लायंस का चार्ट बनाना है जिसमें आपको ये लिखना है कि भाई मेरी कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल हम अगर वाइडर स्ट्रेच पे चले कि मेरी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे लोकल लॉज तो फॉलो करने ही है, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज है वो भी फॉलो करने हैं। अब क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो इंटरनेशनल लॉज भी फॉलो करने हैं, ब्रॉडर हो गया। अब ये मुझे समझना होगा मेरी कंपनी का सेक्टर कौन सा है। अब आप जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर या इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल है, टेलीकॉम है ना, एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो कौन से सेक्टर में आप फॉल करते हैं, आपने ये डिटरमाइन करा। उसके बाद आपने फिर लोकल गवर्नमेंट्स के लॉज चेक किए, फिर सेंट्रल के चेक किए, फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स के बारे में बात करी। और ध्यान रखिए आजकल जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हम बात करते हैं, स्पेशली जहां पे एक्सपोर्ट्स होता है प्रोडक्ट का इंडिया से बाहर, वो सारे के सारे उन लॉज पे होने चाहिए जो कि दूसरी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है टू यूएस, तो ये लॉ जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि यूएस के जो स्टैंडर्ड है उसको मीट आउट करे, नहीं तो यूएस गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को यूएस में एंट्री होने नहीं देगी। तो कंप्लायंस जो चार्ट है वो इसी के बारे में बात करता है कि कौन से लॉज हैं और जो ऑब्लिगेशन है वो हमारी किस किस की तरफ है, जिसको हम ब्रॉडर तरीके से स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं। अब जब हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं तो उसके अंदर कस्टमर्स भी आते हैं, रेगुलेटर्स भी आते हैं, शेयर होल्डर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज भी आते हैं। अब आप देखिए, आप लेबर लॉज पढ़ के आए हैं तो लेबर लॉज में आप बहुत बार समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी है, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड है, ईएसआईसी एक्सेट्रा। ये कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़े होंगे। मैं अभी एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करना है, मैंने राइट पैरेलल टू दिस सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ, बट आप तो पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा। मैंने भी पढ़ा था बट मैंने क्वालिफाई किया था, मुझे याद भी नहीं है, बट आई थिंक 2000 एंड एग्जीक्यूटिव 2009 में आई थिंक क्वालिफाई किया था मैंने। और सीएस में आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों को वैसे, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा रहा हूँ एज मुझे आप जानते हैं, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा दिए, तो मैं फिर भी बता दूं जो लोग यहाँ पे मुझे पहली बार देख रहे हैं कि आई क्वालिफाइड सीएस इन 2012 मतलब फरवरी में रिजल्ट आया, तो मैं अपने आप को तभी क्वालिफाई मानता हूँ। एग्जाम तो दिसंबर में जैसे आप होते हैं वैसे दिसंबर में ही होते थे। 2011 में एग्जाम दिए थे, 2012 फरवरी में रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट। एट दिस स्टेज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई वर्क एज अ सीनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, और सिर्फ मैं ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ाता हूँ। In terms of the qualification, I've done LLM, obviously LLB, BCom and CS तो है ही है। तो खैर जब उन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ऑब्लिगेशन बहुत सारे लोगों की तरफ बनती है। हमारे एम्प्लॉयज हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, कस्टमर कहते हैं भाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, सस्ते सस्ते दामों में चाहिए, रेगुलेटर्स कहते हैं रिटर्न फाइल करो, टैक्स पे करो, शेयर होल्डर्स डिविडेंड मांगते हैं। अगर कंपनी जो है वो कंप्लायंस सही से नहीं करेगी तो क्या होगा, फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। अब फाइन पेनल्टी कहाँ से देगी जाएंगे, कंपनी का जो प्रॉफिट है वहीं से। अब प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो हमने पेनल्टी में दे दिया, तो ये जो एम्प्लॉयज बोनस के एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, शेयर होल्डर डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, डिबेंचर होल्डर्स यहाँ नहीं लिखा बट मान लो वो भी इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन लगा के बैठे हैं, एक्सपेक्टेशन कहाँ से आप रीपे करेंगे। तो एक चीज गड़बड़ जो आपके हाथ में है, कंप्लायंस को फुलफिल करना आपके हाथ में है। वो बहुत बार कहते थे कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, तो एक जगह बताया गया कि ठीक है, इफ यू डोंट थिंक कंप्लायंस इज इंपॉर्टेंट देन ट्राई नॉन कंप्लायंस, पता चल जाएगा कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। तो वो चीज यहाँ पे बात करी गई, तो ये एक चार्ट के फॉर्म में बताने की बात करी जा रही है। A well-designed compliance framework has the ability to perform the following function। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है ऑन द लेफ्ट वेयर इट सेज कि भाई कंपनी सेक्रेटरी या सीएस इज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग लेवल्स पे हैं। अब देखिए सीएस के बारे में ऊपर भी बात हो चुकी है, बट आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। और कंपनी के बारे में जब हम कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे, सो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्ट वन पर्सन, ये एक कंबाइंड टीम एफर्ट है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी की पॉलिसीज हैं, आप देखेंगे बीच में कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिखा हुआ है, और आसपास वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं एक तरीके से जहां से कंपनी कनेक्टेड है, जो मैंने ऊपर बात करी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अब जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ कंप्लायंस होगा। जैसे एचआर है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के लिए, कम्युनिकेशन है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, आईटी है। आईटी में बहुत सारे नॉर्म्स हैं कि किस तरीके से सर्विस पे क्या होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है 2000, शायद आपको पता भी होगा। तो आई थिंक वो सारे के सारे नॉर्म्स जो हैं, बीच में कंपनी सेक्रेटरी को इसलिए रखा गया है कि ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो ये इस तरीके से सारा का सारा काम होगा।
और जो कंप्लायंस सिस्टम डिजाइन किया जाएगा वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि एवरीथिंग शुड बी रिपोर्टेड टू कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी हम रियलाइज करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे कि एक असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी होगा और एक ग्रुप का कंपनी सेक्रेटरी होगा। सो उस थॉट प्रोसेस के बारे में बात करी जाएगी। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का काम होगा चीजों को एग्जीक्यूट करना, वाइल जो ग्रुप का कंपनी सेक्रेटरी होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल कंपनीज हैं तो एक दो या चार पांच कंपनी सेक्रेटरी से आप काम नहीं चला सकते। यू हैव टू हैव द आर्मी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो इन दैट प्रोसेस ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरी जो ग्रुप का होगा, he will be or she will be responsible to review everything while the paperwork and all will be done by the junior company secretaries. तो compliance dashboard बताया जा रहा है, लिखा है the compliance program must provide a single enterprise-wide dashboard for all users to track and trend compliance event। देखिए डैशबोर्ड और कुछ नहीं है, डैशबोर्ड इज बेसिकली प्लेस, जैसे आप ऐसे समझिए जैसे आप MIS पता है आपको, एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज MIS व्हिच इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर नहीं भी पता है तो बेसिकली मैं ये कहूँ कि हम एक सॉफ्टवेयर का बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे और उस सॉफ्टवेयर में ये आता रहेगा कि कंपनी के क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, कौन से डिपार्टमेंट है कंपनी के और उन डिपार्टमेंट के क्या स्पेसिफिक कंप्लायंस है। जैसे लीगल का क्या है, फाइनेंस का क्या है, HR का क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन और जो भी है, ये तो एक जनरल बात करी गई है, और जो भी है वो कौन सा डिपार्टमेंट है। एवरी डिपार्टमेंट पे जैसे ही मैं इनमें से किसी में क्लिक करूंगा, जो सॉफ्टवेयर होगा वो दिखा देगा कि जो फाइनेंस है उसको ये बैलेंस शीट देनी है या ये रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज में इस तारीख तक फाइल करनी है। तो वो सारे के सारे एक जगह कंप्लायंसेस दिखेंगे, जिससे कि मुझे 10 जगह ना देखना पड़े कि क्या क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं। जैसे ही मैंने वो सॉफ्टवेयर ओपन किया, ऑब्वियसली द सीनियर मैनेजमेंट और द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट का इससे कोई मतलब नहीं होगा, उनको ये सब चीजें दिख जाएंगी। Company compliance policy and procedure, a well-designed document management system form the basis of managing the entire life cycle of the policy and procedure within an enterprise. The creation, review, approval and release process of the policy document should be driven by the collaborative efforts. Collaborative efforts या tools एक ही बात है। बेसिकली हम बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कंप्लायंस की पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि स्टार्टिंग से एंड तक समझ में आए। उसके अंदर एक लाइफ साइकिल की बात करी जा रही है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एंड में क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे और किस तरीके से अगर कोई चीज हमें कंप्लाई करनी है, कोई नया लॉ आया तो उस सिस्टम में एंट्री करी जाएगी या कोई नई रिपोर्ट फाइल करनी है तो कौन अप्रूव करेगा। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी एम्प्लॉय कंप्लायंस जो ऊपर डैशबोर्ड है उसके अंदर कुछ भी एडिट कर दे, तो कुछ परमिशन लोगों को दी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू परफॉर्म द फंक्शन। तो यही बात यहाँ पे करी गई है कि कोई ऐसा होगा जो क्रिएट करेगा, IT की इसमें हेल्प ली जाएगी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि सब कोई अपने अपने स्टोर पे चलते रहे, नहीं तो फिर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि ये जो चीजें हैं ये फिर एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगी, बिकॉज इसमें फिर किसी एक का कंट्रोल नहीं रहेगा या किसी टीम का कंट्रोल नहीं रहेगा, फिर सभी के पास सभी राइट्स होंगे, तो हर कोई बंदा कुछ भी करता रहेगा विदाउट इंटीमेटिंग द अदर पार्टी और द अदर डिपार्टमेंट, तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कैसे, कब और कौन लोग हैं जो इसको अप्रूव कर सकते हैं। सुना आपने बहुत बार होता है जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत बार एडमिन होते हैं, तो एडमिन है तो उनके पास क्या है, और जगह भी तो उनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो शायद पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रोसेस सेट किया जाएगा कि किसके पास कितनी पावर्स रखनी है। एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, as soon as there are regulatory changes, the various departments should be notified proactively through email based collaboration. This process critically enables the organization to dynamically change their policy and procedure in adherence to revised rules and regulations. देखिए हो क्या सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है ना, उसका ब्रांचेस हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, और ये भी हो सकता है कि ऑफिस सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर ज्योग्राफिकल डिफरेंट लोकेशंस पे है। अब कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज हुआ तो आपके छोटा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, 8-10 लोग हैं, तो बता सकते हैं आपस में कि भाई हाँ ये चीज चेंज है। बट जहाँ पे 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हैं और ऑब्वियसली कंपनीज में होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल कि एक एक को जाके बताया जाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन वाले टैब के अंदर कि जैसे ही कोई रेगुलेटरी अपडेट आएगा, कुछ भी चेंज होगा, तो इन दैट थॉट प्रोसेस जो काम किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि उस चीज को तुरंत जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मतलब मान लीजिए जैसे ही कोई नया लॉ आया, उसकी एंट्री करी गई या उसके बारे में कुछ अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में, जितने भी लोग कंसर्न है, व्हिच इज द सीनियर मैनेजमेंट और सम ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उन सभी को एक ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई ये एक नया लॉ आया है और ये इस बारे में है, इसकी रिपोर्ट इस
ऑर्गेनाइजेशन को या इस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है, आखिरी डेट इसकी ये है, और जो भी टास्क है वो किन को काम करने के लिए दे दिया गया है, जिससे कि पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब एक पूरा प्रोसेस जो होगा वो एक छोटे से सॉफ्टवेयर में रहेगा जिसमें सब कुछ अलाइन रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम 10 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ओनली वन MIS सॉफ्टवेयर जो आप कह दीजिए और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। कंप्लायंस ऑडिट लिखा है, ऑडिट्स हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज कोर फंक्शन। इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, वेंडर ऑडिट मस्ट बी फैसिलिटेटेड थ्रू रियल टाइम सिस्टम। ऑडिट आर नो मोर एन एनुअल एक्टिविटी। एक समय होता था जब हम ऑडिट के बारे में बात करते थे, और आज भी शायद बहुत ऐसे सोचा जाता है, बहुत लोग सोचते होंगे कि ऑडिट, जब ऑडिट के बारे में बात आती है इसका मतलब शायद दिमाग हमारा ऐसा कहता है कि ब्रेन का एक तरीके से एक्शन होता है फाइनेंशियल ऑडिट, यानी वो बैलेंस शीट वाला। बट ये हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट नहीं लिखा है, यहाँ पे कंप्लायंस ऑडिट। और ऑडिट का मतलब बैलेंस शीट नहीं है, ऑडिट का मतलब है चीजों को रिव्यू करना, चीजों को चेक करना। जिस तरीके से हम फाइनेंशियल ऑडिट में बैलेंस शीट को और जो एनुअल अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं उनको देखते हैं, ऐसे ही कंप्लायंस के तौर पे कि रूल्स रेगुलेशन, मैंने ऊपर भी समझाया कि आपने इंप्लीमेंट कर दिए, बट क्या वो वैसे इंप्लीमेंट हुए हैं जैसे उन्हें होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट गया हो आपने, जैसे बहुत बार होता है। मुझे एक बड़ा मैं एक डाउन टू लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। आप एक मुझे बात बताइए कि आपके अभी आप हो सकता है जॉब ना करते हो, ट्रेनिंग ना करते हो, बट आने वाले समय में तो करेंगे ही करेंगे, है ना। अब मान लीजिए आप जैसे कंपनी में आप में से जो लोग जॉब करना चाहेंगे, या मान लीजिए आप PCS हैं, तो आपको जो आपके क्लाइंट्स उन्होंने आपको कहा कि ये सर काम करना है, जॉब में आपको बोला कि ये काम करना है। अब आपने वो सारा काम कर दिया टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बट फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट उसमें मिस हो गया, आपने जानबूझ के नहीं छोड़ा बट वो अनइंटेंशनली मिस हो गया। सो इन दैट केस ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि भाई ये हमें समझने की जरूरत है कि कोई बैकअप हो जो देख सके कि जो मैंने करा है वो एकदम सही है, या कुछ ऐसा है जो मुझे करना था और मैंने नहीं किया और वो रह गया है। सो दैट ऐसा ना हो कि वो रह गया है और बाद में कभी जाके पता चले तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी सीरियस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आई थिंक मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो हर साल किया जाए, इट इज समथिंग जो हमें रेगुलरली, अब रेगुलरली की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो 3 महीने में भी हो सकता है, मंथली भी, 15 डेज, एनीथिंग। उसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव इंटरनल ऑपरेशनल प्लांट लेवल और डिपार्टमेंटल क्वालिटी इनिशिएटिव टू इंडस्ट्री मैंडेट लाइक 6 सिग्मा और ISO 9000. A well-designed compliance management program incorporate and support ongoing quality initiative. अब देखिए क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, मैंने कुछ देर पहले आपसे यही बात कही, भले इस पॉइंट का रेफरेंस नहीं लिया, बट अगर आप देखें तो मैंने कुछ देर पहले आपसे यही कहा था कि अगर इंडिया में कोई जो इंडिया में सामान बना रही है कंपनी, उसको अपना सामान जो है वो US में भेजना है, तो उसको क्या मेक श्योर करना है कि जो इंडिया में सामान बन रहा है वो उस लेवल का हो, उन स्टैंडर्ड्स का हो जो US गवर्नमेंट अलाउ करे। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पता नहीं आप ये जानते हैं या नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडिया में अलाउड है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, जबकि US में नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो वहां अलाउड है और इंडिया में नहीं है। सो इट कैन बी वाइस वर्सा थिंग। सो इन दैट थॉट प्रोसेस यहाँ पे जो बात है वो कही गई है, और उस थॉट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ भी हो, किसी भी तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि भाई क्वालिटी जो है वो इंटैक्ट रहे। अगर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कुछ प्रिस्क्राइब करे गए हैं बाय गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या आप बाहर अगर सामान बेच रहे हो, तो वो आपको सही से मैनेज करने हैं, सही से इम्प्लीमेंट करने हैं। बिकॉज अदरवाइज प्रोडक्ट जो आपने बनाया है और जितना सामान आपने लगाया है, जितना समय लगाया है, सारा का सारा खराब हो सकता है। Compliance training. The compliance office has to work closely with the legal team for the organization to facilitate the employee training. Well-designed compliance program require well-integrated approach to training management. Compliance training का मतलब ये है कि लोगों को इसके बारे में बताना भी है। देखिए जितनी भी हम बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कहूँ कि एक पॉइंट तो हम खैर यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं, बट जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर या कंप्लायंस फ्रेमवर्क से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। लेकिन ना वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, यानी जो जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उनके अंदर ये सब चीजें होनी जरूरी है और वो केपेबल हो कि वो ये सारे काम कर पाए। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क का जहां सारे लॉज एक जगह हो, पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टमैटिकली चले, एक्सेस सभी के पास हो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, उसका रेगुलरली रिव्यू किया जा सके, और जो मैनेजमेंट हो वो इस तरीका हो कि क्वालिटी कंट्रोल हो।
और कंप्लायंस ट्रेनिंग इन द सेंस कि जो जो आप नए रूल्स एंड रेगुलेशन बताया कि नया लॉ इनपुट हुआ तो लोगों को ईमेल चला गया जो कंसर्न लोग हैं, बट अब करना कैसे है, जो नया लॉ आया है उसके बारे में क्या करना है। जैसे जब जीएसटी आया, आप ऐसे समझिए, सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को तो आज भी नहीं पता, बट बहुत सारे उस समय तो बहुत कंफ्यूजन था कि कैसे करना है, क्या करना है, किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है, कौन सी रिपोर्ट जाएगी, किसको जाएगी। सो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे ये हमें समझने की जरूरत है कि एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिसमें सब इस चीज के बारे में अवेयर रहे। Compliance task management, the company must create a plan to manage and report status of all compliance related activities from a centralized database. Automated update from various compliance modules should provide for up-to-date status reporting that could be viewed by the board, compliance officer, entity compliance coordinator, quality officers. सो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जब भी हम बात करेंगे कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट की, वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सभी को एलोकेटेड हो सके टास्क। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटेड अपडेट्स फ्रॉम वेरियस कंप्लायंस मॉड्यूल शुड प्रोवाइड फॉर अप टू डेट स्टेटस ऑफ रिपोर्टिंग दैट कुड बी व्यूड बाय द बोर्ड। मतलब कौन क्या कर रहा है, जैसे किसी एम्प्लॉय को हमने लेट्स से मार्केटिंग के जो कंप्लायंसेस हैं वो हमने किसी को असाइन किए कि ये काम उन्हें करना है, तो वो उन्होंने किया है नहीं किया है, किसको रिपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो वो किसके बारे में इससे बात कर सकते हैं। तो हमारा जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो हर एरिया को लेके डिजाइन किया जाएगा। एक प्रॉपर डैशबोर्ड होना चाहिए, उसके अंदर क्वार्टरली या टाइमली मैं कहूँगा रिव्यू होना चाहिए चीजों का, जिसको आपने ऑडिट भी कह दिया। साथ साथ कुछ ऐसा प्रोसेस उसके अंदर बनाया होना चाहिए कि सभी को पता चलेगा कुछ भी नया आ रहा है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, रेगुलरली लोगों को ट्रेन करा जाए। मान लीजिए जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत बार फोन वाले नहीं बट अदरवाइज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अपडेट्स आते हैं, फोन में भी अपडेट आते हैं, बट उसके लिए किसी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। बट जब आप कोई बहुत ऐसे बिजनेस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोई अपडेट आया है तो उसके अंदर नए फीचर्स हैं, नए फंक्शंस हैं, अब कैसे उसको यूज करना है, उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो सब हमें समझना पड़ेगा जिससे कि उस नए फीचर का हम पूरा फायदा उठा सकें। तो ये जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है ये इन्हीं लाइंस के आसपास चलेगा। फिर बात करी जा रही है प्रोसेस फॉर सेटिंग ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सेट कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चीज इंसर्ट करी है, लिखा है राइट प्रपोर्शन इक्वल टू क्रिएटिंग डिफरेंसेस, understand your company, proper identification, evaluation of the applicable laws, analysis of the applicable laws, assessment। तो ये हमें समझने की जरूरत है। राइट प्रपोर्शन, क्रिएटिंग डिफरेंस, मतलब क्या कि चीजों को सही तरीके से इक्वल रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर के तौर पे भी लिखा है खाने बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और बहुत बार वही चीज कोई और बनाता है तो थोड़ा कम या ज्यादा कर देता है, तो शायद जो स्वाद है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसलिए कहा इक्वल प्रोपोर्शन में डालना है, एकदम सही तरीके से चीजों को समझना है, तभी कंप्लायंस का पूरा फायदा उठा पाएंगे। एक चीज जो है वो बड़े सिंपल तरीके से करी जा सकती थी, तो उसे कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत थी, और सिंपल तरीके से करेंगे तो समय बचेगा, ऑब्वियसली उसको हम कहीं और प्रोडक्टिव एरिया में लगा सकते हैं, अपने स्टाफ से और कुछ काम करा सकते हैं। तो जरूरी है कि समझें कि जो फ्रेमवर्क है या जिसके ऊपर ये कंप्लायंस सिस्टम डिजाइन किया गया है वो सही हो, वो बेस्ट हो। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ जो है वो बात करी गई है, और देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, preparation of the compliance chart, assessment of historical compliance status, assessment of compliance risk and action reporting। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए जो हमने बात करी इससे पहले फ्रेमवर्क के बारे में जो मैंने पढ़ा, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमें ये समझना होगा इससे पहले हम कोई भी कुछ भी डिजाइन करें कंप्लायंस को लेकर कि कंपनी बड़ी कितनी है, कितने लोग हैं, कंपनी का पास्ट ट्रैक विच इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या रहा है, कंपनी का जो रिस्क कैपेसिटी है वो क्या है, ये सब चीजें हमें समझनी होंगी। तो यही चीज यहाँ पे भी कही गई है कि प्रोसेस फॉर सेटिंग ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इससे पहले आप कुछ भी कंप्लायंस का सिस्टम बनाएं कि कौन क्या करेगा, कौन से कंप्लायंस होंगे नहीं होंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कौन से सेक्टर में है, जिस सेक्टर में कंपनी है उसमें लॉज क्या है, वही वाली बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो किस तरीके से हैं और कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी कितने समय से ऑपरेशनल है, कंपनी ने इतने समय जितने समय से ऑपरेशनल में रही है कैसे कंप्लायंस को आज तक वो फुलफिल करती आई है।
तो ये सारी की सारी चीजें हमें चेक करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कितना कंप्लायंस को लेके सीरियस है, बिकॉज एकदम से आप कोई भी चीज उन्हें नहीं करने के लिए देंगे, सो मे बी अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे जो ऊपर बात करके आए हैं, तो उनके लिए इस चीज को समझ पाना या इस चीज को मे बी इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये समझें कि कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या है। एक कंप्लायंस का चार्ट बनाए। कंप्लायंस चार्ट और कुछ नहीं है, इट इज लाइक कि कंप्लायंस कौन से एप्लीकेबल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने समय में करने हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं। फिर हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस देखें उसका, विच इज ये पता लगा है कि भाई कंपनी आज से पहले हिस्टोरिकली कंपनी ने कैसे किया है, क्या किया है। असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क के बारे में पता चले, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी समझाया था, अगर आपको याद हो कि रिस्क जो है वो है तो कितना है, और जो रिस्क है वो क्या कंट्रोलेबल है या नहीं कंट्रोलेबल है। बिकॉज अगर नहीं है कंट्रोलेबल तो अननेसेसरी वहां पे टाइम हम नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जब कंप्लायंस एक बार इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो ऊपर हमने बात भी करी कंप्लायंस ऑडिट की, तो उसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सब कुछ सही हो। प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। The compliance chart of the company is prepared after considering the operation and structure of the company, as the compliance requirement for an organization is based on the type of the organization। तो वही मैंने भी आपसे कहा कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम चार्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। जो चार्ट होगा, कंप्लायंस चार्ट बनाया जाएगा, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस बता दिया कि भाई लॉज कौन से एप्लीकेबल है, सेंट्रल एंड स्टेट के हैं। आप चीज यहाँ पे एक नोटिस अभी तक कर चुके होंगे या अभी कर लेंगे कुछ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कि इस चैप्टर के अंदर एक चीज को समझाया गया, उसके बाद उसी चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखा गया। तो आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो अभी सर ने बताई है, फिर बता रहे हैं, बट वही चीज है कि जब यहाँ पे कंप्लायंस चार्ट के बारे में हमने पहले बात करी, मैंने क्या बोला था कि अगर आपने मेरी समरी सुन ली, क्रक्स सुन लिया, तो एक तरीके से आपको लगेगा यार ये तो सर वही वाली बात कर रहे हैं जो पहले इन्होंने करी थी। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अलग अलग वर्ड्स में उसको आपके सामने रखा गया, बट बात एक ही है। कंप्लायंस चार्ट को आप चाहे किसी भी तरीके से कह दीजिए, वो बात तो वही रहेगी कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे लॉज, रेगुलेशन, रूल्स, पॉलिसी हम पे क्या एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में लिखा हो, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हो, लोगों का नाम लिखा हो, कब तक कंप्लायंस करना है ये लिखा हो। ये सब चीजें अगर इंडिविजुअली लिखी हैं या एक जगह अगर आपने कह दिया कंप्लायंस चार्ट कह दिया, और इंडिविजुअली इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अलग अलग हमने चीजों को डिवाइड कर दिया, तब भी वो कंप्लायंस चार्ट ही रहेगा। और कंप्लायंस चार्ट का हमने नाम बोल दिया और ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर दी, तब भी बात वही रहने वाली है। रिस्क असेसमेंट मैंने आपको समझाया, ये समझ लें कि रिस्क कितना ज्यादा है। रिस्क मिटिगेशन, क्या मिटिगेशन मतलब अवॉइड करना, क्या रिस्क ऐसा है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, विच इज किसी भी तरीके से ऐसा हो कि भाई अगर एम्प्लॉयज को हम ट्रेन करें इसके बारे में तो वो समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर रिस्क जो कम हो सकता है वो कर लेंगे वो, तो उस चीज के बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। कंप्लायंस मॉनिटरिंग, अब कंप्लायंस मॉनिटरिंग कहिए या एक तरीके से कंप्लायंस ऑडिट कहिए, एक ही बात है, क्योंकि जब हम कंप्लायंस को देखेंगे कि वो चीज हुई है, सही नहीं हुई है, तो वो ऑडिट या मॉनिटरिंग एक ही बात है। और रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब अगर हमने ये रिव्यू किया, विच इज कंप्लायंस को मॉनिटर किया, कंप्लायंस को ऑडिट किया, और पता चला कि बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए थी एक्चुअली वो नहीं हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर कंपनी में बड़ी कंपनी है तो वहां पे एक ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरीज होंगे जो लोअर लेवल्स पे होंगे जिनका काम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करना होगा, बट कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या लिखना है, फाइनली ग्रुप का जो हेड कंपनी सेक्रेटरी है वो डिसाइड करेगा। अब जब लोअर कंपनी सेक्रेटरी जो थे, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी जो थे, जो उन्होंने काम वगैरह सारा किया, उन्होंने सारा सब कुछ लिख दिया कि हमने ये सब किया है। जब इसको रिव्यू किया जा रहा था तो देखा कि उन्होंने जो लिखा है उस पर बहुत सारा काम जो है वो नहीं हुआ है या वो रह गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन किसी भी चीज की वजह से। तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये चीज आपने लिखी है बट ये चीज हुई नहीं है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो वही मैंने कहा, डबल चेक एक तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, और वही चीजें यहाँ पे भी कही गई है। अच्छा, अब साथ साथ अगर आप देखें नीचे लिखा है कंप्लायंस चार्ट के जो बात इतने समय से करते आ रहे हैं उसी के बारे में बताया गया कि उसके कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, बट एक बार देख लेते हैं कि भाई लॉज क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लॉज क्या है। लिखा है कंसाइज स्टेटमेंट दैट कैप्चर रिलेवेंट इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, रिस्क लेवल्स क्या है, द बिजनेस प्रोसेस ऑफ द पीपल टू व्हिच कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस आर लिंक्ड, स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो रिस्क अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा जाएगा, एंड कंप्लायंस ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेस, एक्टिविटी एंड ऑब्लिगेशन आउटलाइन इन द चार्ट। तो
सारी की सारी बात यहाँ पे क्लियरली बता दी जाएगी, चाहे लॉस से रिलेटेड हो, चाहे रिस्क से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हो, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने बारे में, बहुत बात कर ली दूसरों के बारे में, बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। लिखा है रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन क्रिएशन ऑफ द कंप्लायंस चार्ट। जो इतना ऊपर बात करके आए हैं, अब उसको बनाना है तो देखो किसके पास आ गए, वो उस बंदे के पास आ गए जिसको लॉस के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, बिकॉज लॉस के बगैर कंप्लायंस चार्ट किस काम का। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी सेक्रेटरी आर टू अंडरस्टैंड देयर रोल, और कुछ यहाँ पे रोल्स लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, ensure compliance of all applicable laws, develop mutual trust between various stakeholders। तो सबसे पहले तो हमें कंपनी सेक्रेटरी पे विश्वास करना होगा कि जो वो कह रहा है वो सही है, और जो बातें कही गई है उसी के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है, द कोर फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लायंस फ्रेमवर्क in association with the other functional heads of the company. A brief process for the preparation of compliance chart is as follows। तो कंपनी सेक्रेटरी हमारी हेल्प करेगा इस compliance chart को डिजाइन करने में, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है। देखिए यहाँ पे, और इवन लॉ भी यही कहता है, लिखा भी है, लॉ भी यही कहता है कि लॉ क्या एप्लीकेबल होने हैं क्या नहीं होने। अगर पहले ये डिटरमाइन करेंगे तब उसके बाद ये होगा कि फिर ये कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, फिर लोगों को ट्रेनिंग देंगे, फिर कहीं ना कहीं कंप्लायंस का चेक होगा या कंप्लायंस का ऑडिट होगा। पहले ये तो समझे कि लॉज है क्या और उसका मतलब क्या है और वो कैसे हमारी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, और इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वो कंपनी सेक्रेटरी होगा। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल, देखो क्या लिखा है, एप्लीकेबल लॉज। पहले ये समझे कि लॉज और रूल्स कौन से एप्लीकेबल है। The legal team of the company guides the functional heads in identification of the laws applicable to the company and to identify the respective compliance under each laws, rules, regulations. A periodically review of the compliance requirement in the light of the regulatory update is also necessary for the effective compliance management. The compliance chart covers applicable laws must be kept up to date and should also reflect the compliance obligation। तो कौन से रूल्स या लॉज एप्लीकेबल हैं, एक तो ये डिटरमाइन करना है सबसे पहले, और साथ साथ सिर्फ एक बार डिटरमाइन करके छोड़ नहीं देना, रेगुलरली उसको रिव्यू करना। देखिए लॉ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अगर आज आपने उसके बारे में पता लगाया या गवर्नमेंट अगर आज लॉ लाई है तो हर हफ्ते बदलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब रिव्यू के बारे में बात करी जा रही है तो रिव्यू हमें खुद देखना पड़ेगा कि भाई क्या बेस्ट रहेगा। मे बी एवरी क्वार्टर उसको रिव्यू करें, या अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं जो कि जनरली नए लॉज में आते हैं, जब नए लॉज बनते हैं, क्योंकि वो बनाए जाते हैं ये सोच के कि सब कुछ सही है, बट जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सामने अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो जैसा भी कंपनी सेक्रेटरी को जेन्युइन लगता है एज पर हिज एक्सपीरियंस, उसकी पोजीशन ऐसी है और इतना एक्सपीरियंस है कि ये सब चीजों पे हम छोड़ सकते हैं कि वो देख सके इन चीजों को। तो जो लॉज एप्लीकेबल है और रेगुलरली उसको रिव्यू की बात करी जा रही है, उसको रिव्यू करते रहे कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, और आए हैं तो कैसे और कब हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। In India, the corporate compliance management broadly include compliance of laws which are applicable on the company. This include corporate laws, security laws, commercial laws, intellectual property right laws, labor laws, tax laws, pollution laws, industry specific laws। तो हर तरीके के लॉ के बारे में हमें यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे जरूर नाम दिया हुआ है कॉर्पोरेट लॉ का और उसके साथ और लॉज का, बट यही लॉज नहीं है, ध्यान रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंपटीशन लॉ, वो यहाँ पे नहीं है, कहती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो अलग होंगे ही होंगे, अब जैसे कंपटीशन है वो नहीं लिखा तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो अलग है, वो हम बता इसलिए नहीं सकते बिकॉज डिपेंड करेगा कि हमारी जहाँ जो कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। अगर वो दवाई की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, तो बहुत सारे लॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स है तो उसमें उस तरीके के लॉज एप्लीकेबल। आपने पता है आपको कि जैसे ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियां वगैरह हैं, तो बीच में भी गवर्नमेंट का आया था पोल्यूशन को लेके। आप जानते हैं एक ऐसा पोल्यूशन कंसेप्ट है जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और कम होने की इसकी कोई उम्मीद है नहीं आने वाले फ्यूचर में। तो उस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जो व्हीकल्स हैं उसको एफिशिएंट बनाना होगा। तो अब अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है, BS4, अलग अलग व्हीकल्स आ रहे हैं। तो उनका ये कहना था, सुना भी होगा, दिल्ली में ये ऑर्डर पास भी कर दिया है NGT, सुना आपने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, कि डीजल गाड़ियां जो है वो आई थिंक 10 साल पुरानी में भी वो दिल्ली में नहीं चलाई जाएंगी या दिल्ली में उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। इस तरीके के लॉज हैं, तो ये हमें समझने पड़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं और कैसे हमारी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो हमें ध्यान रखना होगा। तो याद रखें, देखिए बार बार वही चीज अलग अलग वर्ड्स में कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको हम समझ सके।
तो ये समझें कि जो चीज आपको बताई जा रही है वो एक पर्सपेक्टिव से बताई है और उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। कह दिया कि लॉ को देखना है भाई कि कौन से लॉ एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम ये देख के आके बता दें कि सर ये लॉ एप्लीकेबल है। अब वो लॉ एप्लीकेबल है वो कैसे हम पे एप्लीकेबल है, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किसके साथ डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना है, रिपोर्ट जाएंगी तो कब जाएंगी, किसको जाएंगी, नॉन कंप्लायंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें तैयारी या बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए रिस्क एक ऐसी चीज है जो जीरो कभी नहीं हो सकता। रिस्क के बारे में कहा जाता है कि रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, बट आप ये कहें कि कोई भी ऐसा मैं कर लूं काम जिससे रिस्क जीरो हो जाए, वो हो नहीं सकता। आप देखिए अगर कोई सोचे यार मैं सड़क पे निकलूंगा, जस्ट एन एग्जांपल, मैं सड़क पे निकलूंगा तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो अगर कुछ होना होगा तो बहुत बार तो घर बैठे बैठे हो जाता है, बहुत बार सुनते हैं आप। तो रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस वगैरह अगर ले लेंगे तो मिनिमाइज हो सकता है, नुकसान कम हो सकता है, बट आप सोचें कि कुछ भी ना हो नुकसान, वो नहीं हो सकता। तो ये रिस्क कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट यहाँ पे इंसर्ट किया। सबसे पहले जो आपके थ्रेट्स हैं जिनसे आपको डरना है, जो रिस्क के फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करें। नेचर ऑफ थ्रेट मतलब कैसे थ्रेट्स हैं, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो सोचें, और अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर ठीक है, जो होगा वो सबके साथ है। क्योंकि देखिए क्या होगा, कुछ इस तरीके के रिस्क होंगे जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे, सिर्फ आपकी कंपनी को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है इसका, तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं, फिर जो होगा वो सबके साथ है। बट अगर कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर कंपनी को अपने अपने फॉलो करने हैं, तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फॉलो करूं और उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उसको मैं एक तरीके से मैनेज कर सकता हूं। सो हमें देखना पड़ेगा कि जो रिस्क है वो किस तरीके का है। Likelihood and the potential impact of the threat, effect of implemented structured treatment, need for additional or fewer treatment, level of compliance against requirement, the financial impact of the threat and treatment। तो समझें कि जो थ्रेट है वो किस नेचर का है, उसका इफेक्ट क्या आएगा, जो इफेक्ट आएगा उससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या वो कोई कैसे कंप्लायंस है जो हम करें और बच जाएं उससे। और नॉर्मल सी बात है, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसा भी देना पड़ सकता है, बिकॉज रिस्क आएगा तो उसको ओवरकम तो करना पड़ेगा ना, लॉस कुछ ना कुछ हो गई तो उसके बारे में समझ लें, उसके बाद ही एक्शन लें। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये थोड़ा सा हम रिस्क पढ़ रहे हैं, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट फिलहाल आइए रिस्क असेसमेंट को देखते हैं। तो risk assessment should be done according to the change in business profile. Such changes may result because of the new laws, regulation, new interpretation of the existing laws, regulation, new theories of liability, a new activity of business, or changing social standards. In risk assessment, the company identify the inherent risk of each obligation as critical, high, medium। ये वही वाली बात है कि हमें समझना है कि रिस्क जो है उसकी ग्रेविटी क्या है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो मीडियम है, क्या वो कम है, और हर रिस्क की अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। देखिए कुछ रिस्क इस वजह से आ सकते हैं बिकॉज मैंने रूल नहीं फॉलो किया, कुछ रिस्क इस वजह से आ सकते हैं बिकॉज मैंने जो रूल फॉलो किया वो पुराना था और मुझे नया करना चाहिए था। होता है ना, रूल्स लॉस बदलते रहते हैं बहुत बार, तो अलग अलग वजहों से रिस्क आ सकते हैं। तो समझना पड़ेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है और इस रिस्क से हम कितना इफेक्ट हो सकते हैं। There are two types of risk assessment that can be performed by the company: high level risk and detail level risk या detail risk assessment। high level वो है जहाँ पे हमें बहुत जल्दी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको हमने नहीं कंट्रोल किया तो बहुत ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा नुकसान लॉस हो सकता है। So the high risk या high level risk, the risk identification procedure and assessment and the detailed risk assessment result are required as input for a high level risk assessment, which are facilitated by a representative or risk management team। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक पर पढ़ के समझाऊंगा। कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्क असेसमेंट, इंटरव्यू, वर्कशॉप, हाउएवर देयर शुड बी अलाइंड विद रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी। तो दो तरीके के हैं। हाई लेवल जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा सावधान रहने की, केयरफुल रहने की इनसे जरूरत है, जबकि डिटेल रिस्क असेसमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें लग रहा है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है तो वो हाई है, अब वो हाई लेवल रिस्क है वो। अब हमें उसकी डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि ये जो रिस्क है ये इतना है किस वजह से हुआ और हम इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिसका जो लेवल है रिस्क का वो हाई से मीडियम, मॉडरेट या फिर लो हो जाए, क्योंकि खत्म तो हो नहीं सकता। तो इन सब चीजों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिस्क एक तरीके से टीम है या रिस्क असेसमेंट जो टीम करती है उसके साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट टीम के साथ, कि किस तरीके से रिस्क को कम किया जाए
अब इसके लिए आपस में बातचीत करनी पड़ सकती है, मीटिंग्स करनी पड़ सकती है, लोगों से पूछना पड़ सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ सकती है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे करी जाएंगी। तो इन शॉर्ट जो कंट्रोल हो सकता है वो किया जाएगा, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। अदरवाइज ऑब्वियसली जो फिर नहीं हो सकता या जो सबके साथ है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, अगर पढ़ा तो होगा ही, बट याद होने वाली बात है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो वो है जो छोटे लेवल पे है, जो कुछ कुछ लोग हैं जैसे स्पेसिफिक इफेक्ट कर रहा है। मैक्रो है जो बड़े लेवल पे है, जो सबको इफेक्ट कर रहा है। तो अगर मैक्रो की चीज है, कोई इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो फिर एक कंपनी की क्या, जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो एक इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट या इंडस्ट्री इसमें क्या कर सकती है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा एक तरीके से मैं कहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 जो था वो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ फिर से वापस आऊंगा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, यानी जो इसका चैप्टर का पार्ट 2 है उसके बारे में यहाँ से हम बात करनी अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए वैसे इसके बारे में आने वाली क्लासेस में तौर पे बात करूंगा, जैसे कि मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, विद दिस चैप्टर, विद द फर्स्ट चैप्टर आई हैव बीन स्लो, बिकॉज हम समझ जाएं कि पढ़ाने का तरीका क्या है और सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत चैप्टर्स हैं इसके अंदर और सभी हमने कवर करने हैं, तो वहां में इतना समय नहीं लगेगा। वहां पे एक नॉर्मल अप्रोच फॉलो करी जाएगी। नॉर्मल का मतलब कोई घबराए ना कि छुड़वाऊंगा, मैं कुछ नहीं छुड़वाने वाला, जो रिक्वायर्ड है सारा कवर होगा। आपको एक मेरा सजेशन है छोटा सा, वो ये कि जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने सब पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मॉड्यूल का कवरेज चाहिए, वाई टेस्ट कवरेज चाहिए, जो आप कहते हैं, तो वो तो मैंने करना ही है, बट आपका समय बचे, क्योंकि एक बार तो आप इसको देख रहे हैं, बट भले अनलिमिटेड व्यूज क्यों ना हो आपके पास, क्योंकि अलग अलग अगर अभी तो हम जैसे अनलिमिटेड व्यूज के तौर पे बात कर रहे हैं, अब किसी के पास अगर लिमिटेड व्यूज की क्लासेस हैं तो इन दैट थॉट प्रोसेस वो दोबारा नहीं देख पाएगा। और जो अनलिमिटेड व्यूज वाले भी हैं उन सभी को, दोनों को ही मैं कहूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें, बिकॉज आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। यू हैव टू वॉच सीआर, इस ग्रुप के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, तो इसलिए नोट्स बनाते चलेंगे तो रिवीजन के समय आपको ये सब दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, इजी हो जाएगा आपके लिए वो सब करना, उसको रिवाइज करना। सो आई थिंक ये इसका एक सक्सेस है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाली क्लासेस में कि नोट्स हमने कैसे बनाने हैं, जिससे कि हम उन्हीं को रिवाइज कर सकें और एग्जामिनेशन के समय उन्हीं को देख के हमारा काम चल जाए, अगर हमारे पास दोबारा से वीडियोस देखने का टाइम ना हो। Thank you so much once again. I will see you shortly with the another part. Till then, take care of yourself. For CS Professional, all subjects, Shantanu Mandari classes. Thank you.